हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसका कंटिन्यूएशन पार्ट। ठीक है, तो लास्ट दिन हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्लास में, और हम लोगों को एक आइडिया आ गया था कि उस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और कब इसका ज़रूरत पड़ता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है। मतलब बेसिकली अगर कोई भी फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है डायरेक्टली कोई फार्मूला से, और अगर या तो दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फार्मूला है उसको अप्लाई करते हैं। और कैसे यू लेना है और कैसे भी लेना है वो भी मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि अगर आई लेट वर्ड्स एक शॉर्टकट है जिसके हिसाब से हम लोग यू को चूज़ कर सकते हैं। और कभी कभी ये मेथड फेल भी हो सकता है, इसीलिए हम लोगों को जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो आज का वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं आज करूंगा वो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब इस पर्टिकुलर टाइप्स। तो देखो, मैंने जो मैंने बोर्ड में लिखा वो है कि इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, और इसका आंसर मैंने लिख दिया कि e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक है, बट अभी देखो इस फॉर्म को हम लोग को दिमाग में रखना होगा, बट अगर हम लोग डायरेक्टली इसको याद करने के लिए ट्राई करेंगे तो नहीं याद होगा। तो इसीलिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि मान लो मुझे पता नहीं है कि इसका आंसर क्या आएगा, मान लो ये वाला पार्ट मुझे पता नहीं है, तो मैं इसको नॉर्मल इंटीग्रेट करूंगा ना, तो मैं क्या लिखूंगा, इक्वल टू, इसको अगर स्प्लिट कर दूंगा तो e टू दी पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स में अलग कर दिया, प्लस e टू दी पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। तो इसमें किसी को तकलीफ नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखो, अगर मैं दोनों इंटीग्रल में जो पहला वाला इंटीग्रल है इसमें e टू दी पावर एक्स को मैं भी मान लेता हूँ और एफ ऑफ एक्स को मैं यू मान लेता हूँ, क्योंकि मुझे एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन पता नहीं है, इसीलिए मैं इसको यू ले रहा हूँ। और जो e टू दी पावर एक्स है उसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, इसीलिए हम लोग उसको भी मानते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तो अगर हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स बाहर आ जाएगा, क्योंकि फार्मूला तो वही कहता है कि यू बाहर आ जाता है, और इंटीग्रेशन e टू दी पावर एक्स डी एक्स। क्लियर। नेक्स्ट बीच में मुझे एक माइनस डालना पड़ेगा और मैं एक बड़ा करके एक इंटीग्रेशन का साइन लगा दूँ। तो इसके बाद अंदर में जिसको मैंने पहले कांस्टेंट रखा था, मतलब जिसको कुछ नहीं किया, उसको मुझे डेरिवेटिव करना है, तो डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्लियर, इनटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। ये पूरा जो आया इसका फिर से होल इंटीग्रेशन, यही है फॉर्मूला। ठीक है, और अभी जो सेकेंड इंटीग्रल है इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, जैसे है उसको ऐसे ही छोड़ दो, मतलब ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। तो अभी तक हम लोगों ने एक चीज़ कर लिया कि जो पहला वाला इंटीग्रेशन है उसको इंटीग्रेट कर लिया और सेकंड वाले को ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, तो अभी देखो e टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन सभी को पता होता है कि वो e टू दी पावर एक्स ही होता है और सबसे आसान इंटीग्रेशन है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, e टू दी पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। क्लियर। नेक्स्ट माइनस, अभी देखो डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, फंक्शन को अगर हम लोग डेरिवेटिव करते हैं तो उसके साथ एक डैश आ जाता है। ठीक है, तो उसके माथे में एक डैश आ जाता है, तो देखो, तो एफ डैश एक्स, ओके, इंटू ई टू दी पावर एक्स का तो इंटीग्रेशन हम लोग को पता ही है कि ई टू दी पावर एक्स और बाद में एक डी एक्स। क्लियर। प्लस अभी देखो ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। क्लियर। तो अभी जो सेकेंड इंटीग्रल है और जो थर्ड इंटीग्रल है, देखो दोनों एग्जैक्टली सेम है बट उसका साइन अलग है, तो मैं दोनों को काट सकता हूँ। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, तो अगर मैं दोनों को काट दिया तो यहाँ से मेरा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरा जो आंसर आ जाएगा वो हो गया ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। देखो मैंने तो यही लिख के रखा था, देखो मैंने यही लिखा था कि यही होगा इसका आंसर इधर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या सीखे कि जब भी इस टाइप का फॉर्म हम लोग को दिखेगा क्वेश्चन में तो हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को डायरेक्टली। ठीक है, तो अभी देखो मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर जो फॉर्म है ये बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन में पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में। अगर तुम बोर्ड में भी मान लो या जेई का कंसेप्ट में भी मान लो तो ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें किस टाइप का क्वेश्चन बनता है अभी हम लोगों के दिमाग में यही घूम रहा है कि इसमें कैसा क्वेश्चन बनेगा।
तो देखो मैंने पूरा ऑब्जर्व करके देखा है कि इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन बनता है। कि नंबर 1 की बहुत सारे क्वेश्चन होगा जिसमें तुम लोग इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो देख के ही, कि तुमको जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि कौन एफ ऑफ एक्स है और कौन एफ डैश एक्स है। ये हुआ एक तरीके का क्वेश्चन, मैं सॉल्व करके और भी बताऊंगा, लेकिन मैं पहले एक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, ठीक है, तुम लोगों को अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा इसलिए। और इसका जो टाइप 2 वाला क्वेश्चन है उसमें क्या होता है, तुमको एक स्टेप घुमा के पूछेगा, मतलब तुम्हें एक स्टेप फॉरवर्ड कुछ करना पड़ेगा, ऑपरेशन या कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें डायरेक्टली दिखेगा कि इसमें कौन सा एफ ऑफ एक्स है और कौन सा एफ डैश एक्स है, ठीक है। ये हुआ सेकंड टाइप का क्वेश्चन। और थर्ड टाइप का क्वेश्चन में क्या है, 1 या 2 स्टेप में वो नहीं आएगा, एटलीस्ट तुम्हें 3 से 4 स्टेप करना पड़ेगा उसको सिंप्लीफाई, उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि कौन सा है एफ ऑफ एक्स और कौन सा है एफ डैश एक्स। तो बेसिकली मैंने जितना बताया उतना ही दुनिया में e⁻x वाला फॉर्म का क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है, बट हम लोगों को इस चीज़ को दिमाग में रख के सॉल्व करना होगा। और हमेशा जब भी हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन दिखेंगे कि e⁻x इंटू समथिंग है, तो पहले इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा सोचना होगा। अगर हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो इट्स फाइन, बट तुम्हें एक बार इसको ध्यान में आना होगा कि इस टाइप का एक फॉर्म हम लोगों के पास है, तो क्या हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। चलो अभी मैं जितना बताऊंगा उसमें तुम लोगों को उतना आसानी से क्लियरिटी नहीं मिलेगा, और जब तक ना हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो देखो आज का क्लास का मैं पहला सवाल सॉल्व करता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या पूछा गया है, इंटीग्रेशन e⁻x log x प्लस 1/x dx। देखो मैं इसको टाइप 1 में इसको मैं लिख सकता हूँ। मैंने क्यों इसको टाइप 1 बोला, क्योंकि मैंने बताया था टाइप 1 में तुम लोग को हमेशा एग्जैक्टली फॉर्म दिया रहेगा एग्जाम में, मान लो कि 1 मार्क का क्वेश्चन, तो इसमें क्या होगा, तुम लोग को खाली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें एफ ऑफ एक्स कौन है और एफ डैश एक्स कौन है। इसके लिए डेरिवेटिव का बहुत अच्छा जानना जरूरी है। तो देखो जो log x है इसका डेरिवेटिव है 1/x, तो इसमें फंक्शन कौन हो गया, एफ ऑफ एक्स। तो मैं एग्जाम में कैसे लिखूंगा, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू log x, क्लियर। सो एफ डैश एक्स फ्रॉम एयर एक्स डैश एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/x। तो मुझे क्लियरली दिख गया कि ये तो ए वाला फॉर्म में ही है कि e⁻x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। तो यहाँ से मैं क्लियरली लिख सकता हूँ कि बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन से द इंटीग्रल इक्वल टू क्या होगा, e⁻x इंटू log x प्लस c। बहुत आसान था, इस टाइप का क्वेश्चन तो ऐसे देख के बन जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारा चीज़ दे सकता है, मैंने खाली एक क्वेश्चन तुम लोगों को दिखाने के लिए दिया, इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन। मान लो कि ऐसा दे सकता है कि मैं जस्ट एक क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ, और एक क्वेश्चन कि मान लो कि तुम्हें ऐसा दे दिया कि e⁻x इंटू सेक एक्स प्लस सेक एक्स टैन एक्स। देखो इसमें कौन सा फंक्शन है और कौन सा डेरिवेटिव है, तो पहला वाला है फंक्शन सेक एक्स और सेक एक्स टैन एक्स है इसका डेरिवेटिव। तो बात बन जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, e⁻x इंटू सेक एक्स प्लस सी। अभी देखो हमेशा पहला वाला ही फंक्शन होगा ऐसा कोई बात नहीं है, कभी कभी ऐसा भी दे सकता है। मान लो इंटीग्रेशन e⁻x 1/x², मान लो 1/x² माइनस 1/x। अभी इसमें बहुत सारे लोग घूम जाएगा, कैसे, क्योंकि देखो इसमें जो फंक्शन है ना वो 1/x² नहीं है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि 1/x है, इसका अगर डेरिवेटिव करोगे ddx ऑफ 1/x, तो इसका आंसर आता है माइनस 1/x² करके देख लो, क्योंकि ddx ऑफ इसका मतलब है x⁻−1, तो -1 सामने आ गया, तो पावर में आ जाएगा -1 x⁻−2, इसका मतलब ये होता है -1/x², जो मैंने ऑलरेडी डायरेक्टली लिख दिया, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन है कि तुम लोग को ये आना चाहिए, ठीक है। तो देखो, तो मैंने इसका डेरिवेटिव लिख दिया, तो बट इधर तो -1/x² नहीं है, तो क्या है इसमें ना, इसमें तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है -1/x, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा प्लस 1/x²। तो अभी देखो तुम्हारा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ऐसा है कि e⁻x इंटू -1/x इसको तुम पहले रखो और प्लस 1/x² इसको तुम बाद में रखो। तो देखो तुम्हारा फॉर्म आ गया, तो आंसर हो जाएगा e⁻x इंटू -1/x प्लस सी
इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखोगे तो आ जाएगा माइनस e टू दी पावर x बाई एक्स प्लस सी। तो मैंने तो मेरा पूरा बात तुम लोगों के सामने रख दिया। तो देखो आई थिंक इनमें तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पहले देखो इसको देखने के बाद तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सा फंक्शन है और कौन सा इसका डेरिवेटिव है, ठीक है। क्योंकि इसमें तो ऐसा कोई फॉर्म ही नहीं दिया है ना कि अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखूँ तो मैं इसको ऐसे लिख पाऊँगा कि इंटीग्रेशन e टू दी पावर x बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर। तो अभी देखो इसमें तो मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि कौन एफ ऑफ एक्स है और कौन एफ डैश, बीच में तो कोई प्लस ही नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, ये डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, ये है मेरा टाइप 2। मैंने बता दिया था पहले ही कि ये है टाइप 2। इसमें क्या है, हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले वाला में बिल्कुल विदाउट दिमाग भी हो जा रहा था, मतलब तुम लोगों को कुछ अरेंजमेंट करने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा था। बट इसमें क्या करना होगा, तुम लोगों को थोड़ा सा अप्लाई करना होगा कोई ऑपरेशन। देखो मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, एक लाइन का ऑपरेशन है और पूरा तुम्हारा काम आसान कर देगा। कैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 1 माइनस एक्स और -1। बहुत एक बढ़िया स्टेप मैंने लिख दिया, क्योंकि यही था इसका इम्पॉर्टेंट स्टेप। जो स्टूडेंट इसको लिख पाएगा उसका क्वेश्चन बन जाएगा, और जो नहीं लिख पाएगा वो बैठे रह जाएगा एग्जाम में। तो देखो तो क्या होगा, e टू दी पावर x। अभी इसको क्या करना है, सेपरेट। और जो इंटीग्रेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ओल्ड टेक्निक है, ठीक है। तो देखो ऐसे हम लोग करते हैं सेपरेट। तो अगर इसको सेपरेट कर दिया तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। और -1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। मेरा एक्स को थोड़ा सा समझ लेना, देखने में ऐसा ही है, ठीक है। तो देखो dx। नेक्स्ट अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखूँ और भी सिंप्लीफाइड करके, तो इसका क्या आएगा, e टू दी पावर x इंटू एक 1 बाई एक्स तो कट जाएगा ऊपर से, तो बच जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स, क्योंकि एक कट गया यहाँ से। और माइनस आ गया 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। किसी को कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए। अभी देखो मेरा थोड़ा बहुत तो फॉर्म मुझे दिख रहा है कि समथिंग प्लस या माइनस समथिंग है, मतलब वो होने का चांसेस है। अभी तुम्हारा नेक्स्ट काम क्या है, अभी तुम्हारा नेक्स्ट काम है इसको देख के समझना कि कौन एफ ऑफ एक्स है और कौन एफ डैश एक्स है। बहुत आसान काम है, क्योंकि देखो तो मैं लिख देता हूँ कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स। और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, सो एफ डैश एक्स। अभी हम लोगों ने 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव किया और जिसका आंसर आया -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो सेम पैटर्न है ना, पैटर्न को अप्लाई करो। तो -1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो मेरा बात बन गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x। इसमें लिख देना एग्जाम में कि बाई यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। लिखना तो चाहिए आइडियली, बट अभी अगर कोई नहीं लिखे तो मैं क्या बताऊँ, बट लिखना तो चाहिए। बाई यूजिंग द प्रॉपर्टी e टू दी पावर x एफ ऑफ x प्लस एफ डैश एक्स इंटीग्रेशन dx इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू एफ ऑफ x प्लस सी। इसको तो लिखना चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा, e टू दी पावर x इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस सी। बहुत अच्छा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है। तो आते हैं, चलो मेरा नेक्स्ट सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 3। मैं इसको थोड़ा बहुत टाइप 3 मानता हूँ। मैं इसको मैं टाइप 3 में कैटेगराइज कर रहा हूँ। अभी तुम लोग देखना क्या मेरा टाइप 3 जस्टिफाइड है कि और नहीं है। देखो पहले जो ऊपर में है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और नीचे में x प्लस 1 का हो। इसमें भी बिल्कुल अच्छा, बहुत सारे को दिमाग में ऐसा आ रहा है कि मैं इसको ऐसे लिख दूँ, तो लिखो, कोई बात नहीं है। जो दिमाग में आ रहा है उसको लिख दो, उसके बाद ही समझ में आएगा ना कि वो सही है या गलत है। और अभी तो टाइम है एक्सपेरिमेंट करने का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा, 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि जो पहले बैठा है उसका भी डेरिवेटिव सेकंड वाला नहीं है, और जो सेकंड में बैठा है उसका भी डेरिवेटिव पहले वाला नहीं है। मतलब इस फॉर्म का कोई काम ही नहीं आया। तो तुम्हारा जो अरेंजमेंट है तुम्हारे हिसाब से सही है, मैथमेटिक्स के हिसाब से भी सही है, बट इस क्वेश्चन बनाने के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि कुछ काम का ही नहीं है। तो इसको क्या करना है,
इसको रिमूव कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है इसको लिख के। तो अभी देखो जो नेक्स्ट बैठा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको मैं क्या कर सकता हूँ। चलो मेरे पास एक अरेंजमेंट है, अभी तुम लोग देखो और इसको समझो और बाद में इसको यूज़ करो। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और मैंने एक ज़बरदस्ती मैंने क्या कर रहा हूँ कि एक प्लस 2x लगा दिया, बट कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन मुझे ऐसा नहीं करने देगा कि मेरा मन के हिसाब से मैं जो भी चाहूँ लिख दूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसके साथ मुझे उसको कंपेंसेट भी करना पड़ता है। तो मुझे क्या करना होगा, -2x भी देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, तो इसको मैं जैसे है इसको ऐसे लिख दिया और e⁻x तो ऐसे ही बाहर में है, वो बाहर में बैठा है, बैठ के देख रहा है कि क्या चल रहा है अंदर में, तो उसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, और इसको डाल दो एक थर्ड ब्रैकेट के अंदर में। ठीक है, अभी तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलो हम लोग फॉर्म में e⁻x को पहले लिखते हैं, तो बाद में है तो मैं उसको एक काम करता हूँ, उसको पहले बुला लेता हूँ। तो e⁻x पहले आ गया। ठीक है, तो अभी देखो जो पहले बैठा है एक्स स्क्वायर, हाँ बहुत सारा देखो, क्योंकि अलजेब्रा का फॉर्मूला तुम लोगों को अगर याद नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसका फार्मूला बहुत ही बेसिक है। और ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर, बहुत अच्छा फार्मूला। -2x बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई भी तकलीफ किसी को नहीं आना चाहिए। अभी कोई भी स्टूडेंट अगर dx के पहले e⁻x को ढूंढ रहे हो, वो देख लो, वो गायब नहीं हो गया, वो इधर है, वो पहले बैठा है। ठीक है, उसको बाद में बैठना एकदम अच्छा नहीं लगता। तो देखो नेक्स्ट क्या होगा, जो पहला पार्ट है फिर सेपरेशन, यही तो हुआ ना इंटीग्रेशन का सबसे ओल्ड टेक्निक। तो देखो इसको सेपरेशन कर दो ऐसे, तो अगर इसको सेपरेट कर दिया तो क्या बन जाएगा, पहले देखो सब काट के हो जाएगा 1, उसको तो कोई कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। तो x प्लस 1 का क्या इसको दिखाने का ज़रूरत है, बहुत सारे सम में मैंने सेम सेपरेशन किया। अभी तुम लोग थोड़ा सा समझदार हो गए हो, तो इसको आ गया 1। नेक्स्ट -2x बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर। तो अभी देखो क्या हो गया, एक बहुत अच्छा काम हो गया, क्योंकि अभी जो पहला वाला इंटीग्रेशन है इसको हम लोग देखो एक बात, अभी बहुत सारे को अगर लग रहा है कि 1 का डेरिवेटिव 2x बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो बिल्कुल गलत है। उसका डेरिवेटिव होता है 0, मतलब पहला वाला पार्ट f(x) नहीं हो सकता। और जो दूसरा वाला पार्ट है 2x बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव भी किसी भी हालत में 1 नहीं आएगा, करके देख लेना घर में। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि मेरा प्रोसेस तो अभी तक भी उस फॉर्म में नहीं आया जो मैं चाह रहा हूँ, जो मैं करने के लिए इतना कुछ किए हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब अभी तक मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव था 100% क्लियर नहीं हुआ। तो मैं अभी क्या कर सकता हूँ, 1 को कोई तकलीफ नहीं देता है इंटीग्रेशन में, तो उसको एक काम करता है बाहर ही निकाल देते हैं। तो e⁻x इंटू 1 dx इसको अलग कर दिया। और नेक्स्ट देखो e⁻x इंटू 2x बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, इसमें भी तुम लोगों को कोई भी परेशानी नहीं आना चाहिए। तो देखो e⁻x इंटू 1, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो नंबर 1 को हटा देता है, तो क्या हो जाएगा e⁻x। और e⁻x का इंटीग्रेशन तो बहुत ही एक आसान फार्मूला है, जो किसी भी स्टूडेंट को पता है, e⁻x। नेक्स्ट अभी देखो 2 को मैं बाहर निकाल देता हूँ, क्योंकि कांस्टेंट नंबर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता इंटीग्रेशन के अंदर में। तो देखो नेक्स्ट और इंटीग्रेशन को भी पसंद नहीं आता है। तो देखो e⁻x ऐसे मैंने लिख दिया। अभी x बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, बहुत अच्छा एक चीज़ आ गया। मैंने इसको टाइप 3 क्यों दिया था, अभी तुम लोग को दिमाग में बहुत अच्छे से आ जाएगा। देखो क्यों, क्योंकि a वाला जो इंटीग्रेशन है ना, अभी बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि इसको कैसे करना है। अभी इसको सोचो मत, क्योंकि अभी ऑलरेडी हम लोग इसको कर दिए। देखो अभी जस्ट इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 ही तो घुसा हुआ है 3 के अंदर में, है ना। तो इसका मतलब क्या है, टाइप 2 में हम लोग थोड़ा सा एडवांस गए थे, और टाइप 2 को अंदर में छुपा के बैठा है। तो इसका मतलब वो टाइप 3 मेरे हिसाब से जस्टिफाइड है। ठीक है, उसका नाम टाइप 3 मैंने क्यों दिया। तो आई होप तुम लोगों को इसको करने का और अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर दिया।
अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वापस उस क्वेश्चन में जाओ, प्रीवियस क्वेश्चन में उसको देखो, या तो तुम्हारे कॉपी में देखो जो ऑलरेडी तुमने अगर लिख दिया मेरे साथ। लिखना तो बहुत ही अच्छा होगा। मेरे हिसाब से मेरा वीडियो देखने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि विथ पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ और मेरे साथ साथ धीरे धीरे कॉपी करो। अगर वीडियो का स्पीड अगर ज़्यादा लग रहा है तो उसको थोड़ा सा स्लो कर दो, मतलब पॉज कर दो, और अगर वीडियो का स्पीड स्लो लग रहा है तो 2x कर दो। लेकिन मुझे नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट को 2x में मेरा बात समझ में आएगा, तो इसीलिए मेरा तो प्रेफरेंस यही रहेगा कि तुम 1 में ही रहो, और अगर किसी को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मेरा स्पीड के साथ जाना तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करते करते देखो, ठीक है। बट क्वेश्चन को बनाना अपने आप से और लिखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये नहीं करोगे तो वीडियो देख के कोई भी फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट इसका सवाल का आंसर तुम लोगों को आ जाएगा, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ अभी। तो आते हैं मेरा नेक्स्ट सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 4। मैंने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 मैंने 3 ही बताया था, तो 4 तो मैंने नहीं बताया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन समहाउ टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के अंदर ही होगा। तो देखते हैं। देखो टाइप 1 तो किसी भी हालत में नहीं लग रहा है। अच्छा ये एन तो नहीं है, ये एक्स है। ये किसी भी हालत से गलती से एन हो गया, बट ये एक्स है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो उसको मान लो एक्स। अभी देखो एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इस बहुत बार पूछा जाता है इस कंसेप्ट को। तो देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग क्या सीखेंगे। तो पहले हम लोग को तो दिमाग में बहुत मतलब ऐसा वैसा आ रहा है कि इसको कर दो 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। लेकिन क्या उसका क्यों किसी का डेरिवेटिव है एक दूसरे का? नहीं है। मतलब किसी भी स्टूडेंट को इस लाइन से डायरेक्टली नहीं दिखेगा कौन फंक्शन है और कौन डेरिवेटिव है। मेरे हिसाब से नहीं दिखेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा फॉर्मेट में दिया नहीं है। बट हम लोग एक बेसिक स्टेप कर सकते हैं कि मुझे पता है कि अंदर में ना हमेशा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ही होता है, तो बीच में एक प्लस है। तो हम लोग इंटीग्रेशन का जो सबसे पुराना टेक्निक है उसको यूज़ कर लो, सेपरेट कर दो, क्योंकि अभी तो यही ट्रेंडिंग है। तो कर दो इसको सेपरेट। तो देखो मैंने कर दिया इसको सेपरेट। तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या लिखूंगा मैं नेक्स्ट लाइन पर, e टू दी पावर x 1/1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो मैं इसके बाद लिखूंगा साइन एक्स, क्लियर। और अभी नीचे क्या होगा 1 प्लस कॉस एक्स। जो भी स्टूडेंट इस स्टेप को लिख पाएगा एग्जाम में उसका मतलब 95% मैं कहता हूं कि उसका क्वेश्चन बनने का चांस आ गया। अभी पूछोगे कैसे, देखो नेक्स्ट स्टेप तभी समझ में आ जाएगा कैसे। 5% मैंने क्यों छोड़ा था, क्योंकि 5% स्टूडेंट्स को पता है कि जो लोग इतना कुछ करने के बाद ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला याद नहीं है वो कभी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज का जो इंपॉर्टेंस है उसको हम लोग मतलब मैं उसको 5% में कंसिडर कर रहा हूँ। तो देखो 1/1 प्लस कॉस एक्स बहुत सारे को पता है और बहुत सारे को पता नहीं है। जिसको नहीं है वो सुन लो। 1 प्लस कॉस एक्स को लिखा जाता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री का मेरा एक वीडियो है देखना प्लेलिस्ट में, जिसमें मैंने ऑल इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज को एक साथ में लिखा है। एक आता है सम मल्टीपल एंगल का फार्मूला में, तो अगर नहीं आएगा तो उसको देख लेना, और आता है तो मेरे साथ वीडियो अभी कंटिन्यू करो, ठीक है। ठीक है, देखो तो साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। और नीचे क्या होगा 1 प्लस कॉस एक्स, उसको तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया। क्या लिखना चाहिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ओके, अभी देखो मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लिख सकता हूँ e टू दी पावर एक्स हाफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर ऊपर जाता है, अगर ऊपर में जाता है तो हो जाएगा 6 स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, इसीलिए। तो 6 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस, अभी देखो 2 तो कट जाएगा, मैंने काट दिया। एक साइन कॉस के साथ एक कॉस को काट दिया, तो जो बचा हुआ रहेगा उसका जो वैल्यू है वो है tan x बाई 2, क्योंकि साइन एक्स बाई 2 बाई कॉस एक्स बाई 2 हमेशा होता है tan x बाई 2, इसीलिए, और कोई रीज़न नहीं है। देखो नेक्स्ट, अभी देखो मैंने थोड़ा बहुत मुझे फील हो रहा है कि मुझे उस फॉर्म में मिल गया एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स,
क्योंकि मैंने हमेशा बोल रहा हूँ कि जब भी मैं इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो मेरे दिमाग में उस फॉर्मूला 100% आना चाहिए जल्दी जल्दी। ठीक है, तो देखो इसमें अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स मान लेता हूँ तो इसका डेरिवेटिव करने में थोड़ा सा मुझे तकलीफ होगा। ठीक है, मैं उसको करूँगा, tan x/2 आता है कि नहीं आता है देखने के लिए, बट जो इजी है मैं उसको थोड़ा सा पहले एक बार देख लेता हूँ, उसको भी चेक करना ही है ना बाद में, तो मैं इसका भी चेक कर लेता हूँ इसका डेरिवेटिव क्या होता है। देखो tan x/2 बहुत ही तो अच्छा फंक्शन है, तो tan तो हम लोग को बहुत पसंद है। ठीक है, तो tan x/2 का डेरिवेटिव नॉर्मल tan का क्या होता है sec² x/2, तो मैंने पहले कर दिया tan के लिए sec² x, तो tan x/2 के लिए sec² x/2। उसके बाद x के जगह बैठा है x/2 और उसको डेरिवेटिव करना है तो क्या आएगा हाफ। बस देखो पहला वाला जो डिफिकल्ट काम है उसको मुझे करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे सेकंड में तो मिल गया कि जो सेकंड में बैठा है वही तो है एफ ऑफ एक्स, वो सेकंड में बैठा है उसको तुम ढूंढ नहीं पा रहे हो। तो क्या है ये एफ ऑफ एक्स, और ये कौन है एफ डैश एक्स। तो इधर से आंसर क्या आने वाला है e⁻x इंटू tan x/2 प्लस सी। अगर तुम बोर्ड्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हें ऑब्वियसली लिखना पड़ेगा इधर कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर टीचर ने तुमको दे दिया मतलब तुम बहुत लकी हो। ठीक है, तो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan x/2 और एफ डैश एक्स इक्वल टू हाफ sec² x/2, और उसके बाद इधर लिखना है कि बाय यूजिंग द फॉर्मूला e⁻x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू, जो आंसर आता है e⁻x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। उसके बाद ए वाला लाइन मैंने ऑलरेडी उसको कन्वेंशनली करके पहले दिखा दिया। ठीक है, तो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया। चलो आते हैं मेरा नेक्स्ट सवाल पर। देखो इस क्वेश्चन को मैंने क्यों दिया, अभी तक मैं जो भी क्वेश्चन कर रहा था वो सिमिलर था, बट जिसका लेवल थोड़ा सा किसी का लेवल थोड़ा सा कम था, किसी का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा था। तो मैंने जो क्लियर करना था मैंने अभी तक उसको क्लियर कर दिया कि उस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है। बट कभी भी एग्जाम में ऐसा दिख जाएगा कि मैंने जो फॉर्म पढ़ा है उसमें तो e⁻x था और ये लोगों ने क्या किया x को चेंज करके दे दिया 2x, तो क्या मैं उस फॉर्मूला को ऐसे ही अप्लाई कर सकता हूँ? मेरा आंसर होगा नहीं। अभी तो तुम लोग पूछोगे तो अगर नहीं है तो आंसर तो इसको कैसे करना है, बहुत सिंपल है। मुझे चाहिए e⁻x और उन लोगों ने दे दिया 2x, तो मैं क्या करूँगा, मैं भी 2x को ले लूँगा t, तो काम मेरा ख़त्म। चलो देखते हैं, पुटिंग 2x इक्वल्स टू t, कोई बात नहीं। तो क्या होगा, मैं पहले अगर 2x अगर t है तो x क्या होगा यहाँ से, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में x भी है, x होगा t/2, क्योंकि मुझे वेरिएबल को तो अलग करना ही है, नहीं तो एक बहुत बड़ा पाप हो जाएगा मुझसे। तो देखो तो क्या है t/2 और e⁻2x क्या है e⁻t। हाँ मैं जो चाह रहा था मुझे आ गया। अभी देखो 1 + 2x क्या होगा 1 + t का होल स्क्वायर। अभी dx, मैंने तो dx को चेंज नहीं किया, करना तो चाहिए, तो dx क्या होगा हाफ dt, तो मैंने इसको लिख दिया इधर हाफ dt। ठीक है, कोई गलती होने का कोई चांस ही नहीं है क्योंकि मैंने धीरे धीरे स्टेप वाइज किया। तो देखो नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ 1/4 टोटल जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दिया। अभी बहुत सारे पूछोगे मुझे 1/4 कहाँ से दिख गया, अरे भाई देखो इधर एक 2 इधर था और एक 2 नीचे था, ये भी तो नीचे ही है ना जो पहला वाला, तो दोनों मिलके हो गया 1/4। चलो और साथ में आ गया बाहर, तो बाकी जो रह गया अंदर वो क्या है t⁻t/1 + t का होल स्क्वायर dt। अभी मुझे बताओ क्या तुम लोगों के लिए क्वेश्चन नया है? बहुत सारे बोलेगा मैंने तो अभी तक ज़िंदगी में इस क्वेश्चन देखा ही नहीं, पहली बार देख रहा हूँ। जो अभी ये बताएगा ना उसको मैं फिर इधर दिखाऊंगा, आ जाओ इधर। जो मेरा पहला वाला क्वेश्चन था वो तो यही था ना, जस्ट खाली मैंने क्या चेंज कर दिया इधर x को रिप्लेस करके कर दिया t। तो क्या तकलीफ है इधर? कोई भी तकलीफ नहीं है, अभी उनको भी कोई
बोलने का बात नहीं है कि मैंने इसको लाइव में पहली बार देख रहा हूँ। तो ठीक है, नहीं है ऐसा, तो मतलब तुम लोग का काम क्या है, इसको पहले सॉल्व करो मैंने जैसे किया, और उसके बाद लास्ट में एक पाप नहीं करना। और पाप क्या है कि टी का अगर तुमने चेंज नहीं किया तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। तो तुमको क्या करना है, लास्ट में टी के जगह में 2x पुट करके ही आना है एग्ज़ाम में। अगर नहीं पुट करके आओगे तो बहुत बड़ा झमेला हो जाएगा और मार्क्स भी चला जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने इस क्वेश्चन को और सॉल्व नहीं करूँगा, तुम लोग करो घर में, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम लोगों को क्वेश्चंस जो मैं छोड़ रहा हूँ वो वाला तुम अपने आप से मेरा प्रीवियस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ना देख के कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ये तुम लोगों को जरूर कमेंट करके बताना चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक डिफरेंट मतलब टाइप का क्वेश्चन है। इसमें तो दूर दूर तक e⁻x मुझे दिख नहीं रहा है, मैं तो ढूंढ रहा हूँ अंदर में कि e⁻x कहाँ है, बट e⁻x मुझे मिल नहीं रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने का क्या लॉजिक है, इस टाइप का क्वेश्चन करने का दो लॉजिक है मेरे पास। एक, अगर मैं मतलब ऑनेस्टली बताऊं कि मुझे, अगर मैं मान लो कि मैं एक स्टूडेंट हूं और मुझे इंटीग्रेशन अभी मैं नया कर रहा हूं, तो अगर मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैंने जितना एक्सपीरियंस गैदर किया है वो अभी तक जितना मेरा क्लास हुआ है उसके हिसाब से, तो उसके हिसाब से कोई भी स्टूडेंट को इसको देख के मतलब अगर ये सडनली एग्जाम पेपर के अंदर में इसको दिखेगा तो इसको कभी भी समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सा फॉर्म पर्टिकुलर कोई इंटीग्रल का फॉर्म में है कि नहीं है। तो वो क्या करेगा, इसको नॉर्मल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए ट्राई करेगा, और मैं अगर कोई भी स्टूडेंट इसको करेगा ऐसे तो मैं उसको बहुत ही अच्छा बोलूँगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसने कुछ भी चीज़ याद नहीं किया, और जो बहुत ही एक अच्छा मतलब साइन है किसी भी स्टूडेंट को जाज करने का। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट, तो मैं क्या करूँगा, इसको अलग अलग कर दूंगा। 1/log x dx माइनस 1/log x का होल स्क्वायर dx। क्लियर। तो अभी देखो जो पहला वाला इंटीग्रेशन है ना, इसमें मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इसको बाय पार्ट्स ही करना है, मेरे पास कोई ऑप्शन ही बचा नहीं है। सेकंड को भी सेम, तो मैं पहले को ही पहले कर रहा हूँ कि इसको 1 मान रहा हूँ, और 1/log x तो इंटीग्रेबल नहीं है। अगर इंटीग्रेबल होता तो हम लोग को इतना तकलीफ उठाने का जरूरत ही नहीं पड़ता। तो 1 क्या है, 1 को मैं ले लूँगा v, और u ले लूँगा तुम्हारा 1/log x को, और इसको ले लिया v। ठीक है, मेरा u और v में बहुत ही थोड़ा ही अंतर है, तो इसको थोड़ा सा संभाल के समझ लेना कि कौन u है और कौन v है। तो देखो, तो मैं क्या करूँगा, पहले u को बाहर लिखता हूँ, उसको बाहर ही रहना है, तो 1/log x और इंटीग्रेशन 1 dx। क्लियर। अभी देखो नेक्स्ट फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, 1/log x को मैं करूँगा डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा 1/log x इंटू 1 dx। क्लियर। और ये पूरा चीज़ का क्या होगा dx। अच्छा अभी देखो, मुझे तो लग रहा है कि इसको भी इंटीग्रेट कर दूं, मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है। तो मैं इसका ही रिजल्ट थोड़ा सा देख लेता हूँ कि इसमें क्या आने वाला है। तो देखो x/log x आ गया, मैं अभी इसको लिखा नहीं, मैं अभी लिखूँगा, चिंता मत करो, मैं भूल नहीं गया। ठीक है, क्योंकि मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ जो इंटीग्रेशन पहली बार कर रहा है और उसको एग्जाम में एक क्वेश्चन मिल गया, तो उसका अप्रोच क्या होने वाला है मैं वही सोच के अभी तुम लोग को क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो इसको समझो मेरा भावनाओं को। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट माइनस, तो अभी देखो ddx ऑफ 1/log x क्या होगा, डेरिवेटिव तो आना चाहिए भाई, नहीं तो नहीं होगा कुछ। ddx ऑफ log x टू दी पावर -1, मैं इसको लिख सकता हूँ। अगर कोई नहीं लिख सकता है तो उसके लिए मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये क्लास शायद 8 का होगा जिसमें हम लोग लॉ ऑफ इंडिसेस सीखते हैं कि 1/x को लिख सकते हो x टू दी पावर -1। मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि ये क्लास 8 का ही है, बट थोड़ा सा उस टाइप का क्लास का ही होगा। तो देखो log x टू दी पावर -1, तो क्या होगा -1 बाहर आ जाएगा और log x टू दी पावर हो जाएगा -2। बट माइनस में पावर को लिखना मुझे पसंद नहीं है, तो मैं इसको लिखूंगा -1/log
log x का होल स्क्वायर। बस जब भी मैं ये चीज़ मुझे ये चीज़ दिख गया ना तो मैं बहुत खुश हो गया। बट मैंने डेरिवेटिव फिर भी गलत किया। कैसे? क्योंकि मैंने चेन रूल अप्लाई नहीं किया, इसके साथ log x का डेरिवेटिव होगा 1/x। ठीक है, मैं भूल गया था इसीलिए इंटू 1/x। तुम लोग नहीं भूलना एग्ज़ाम में, तो मार्क्स चला जाएगा तुम लोगों को, पूरा सम कट देगा। तो देखो x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर आ गया इसका डेरिवेटिव। जब ये डेरिवेटिव आ गया ना तो बहुत एक अच्छा काम हो गया, जो काम तुम सोच नहीं सकते तुमने कितना अच्छा काम कर दिया। और इंटीग्रेशन 1 dx का आंसर क्या आएगा? x, और बाद में एक dx मैं लिखूंगा अभी सेकंड इंटीग्रल को, चिंता मत करो। तो देखो x कट गया, तो और ये log x का होल स्क्वायर लिखना मैंने फिर से भूल गया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको इरेज करके ही लिखता हूँ क्योंकि इतना अच्छा नहीं लगता ऐसे लिखना। तो देखो, तो मैं क्या लिखूँगा? x log x का होल स्क्वायर। तो x चला गया, तो अभी इसमें जो बच गया ना, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, बहुत अच्छा। और जो सेकेंड इंटीग्रल था है ना, देखो अभी उसको मैं लिख रहा हूँ, वो तो माइनस है और पहला वाला है प्लस, तो कट जाएगा। अच्छा, इधर एक c भी ऐड कर दो क्योंकि मैं इंटीग्रेशन कर दिया हूँ। तो x बाई लॉग एक्स माइनस माइनस प्लस dx बाई लॉग एक्स का होल स्क्वायर। बहुत अच्छा चीज़ तुमने कर दिया। तो देखो अभी क्या हो गया, ये दोनों गया, तो अभी क्या बचा हुआ है इसमें? बहुत ही अच्छा चीज़ है, x बाई लॉग एक्स प्लस c। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, इस पर्टिकुलर स्टेप में मैंने इसको नहीं लिखा, तुम लोग इसको ऐड कर दो इधर, इसको ऐसे ही लिखना है इंटीग्रेशन को, इसको कुछ नहीं हाथ लगाना है। बट ये थोड़ा सा तुम लोगों को देख के करना होगा। इसको भी अगर तुम लोग इंटीग्रेट करते रहोगे सेकंड को, तो बात बहुत ख़राब हो जाएगा, सिचुएशन बहुत ख़राब जगह में चला जाएगा और उसको तुम ठीक नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम में। और थोड़ा सा इसको ही ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अभी देखो, अगर किसी के मन में सवाल आ रहा है क्या सर इसको मैं हम लोग जो फॉर्म हम लोग अभी तक सीखे इतना तकलीफ उठा के, क्या उसमें इसको नहीं डाल सकते, उसमें इसको नहीं एडजस्ट कर सकते? मेरा आंसर है हाँ, मैं कर सकता हूँ, बट कैसे, अभी मैं वही दिखाऊंगा। चलो, तो इसको मैं और लिख के कर रहा हूँ, इसका ऑल्टरनेटिव प्रोसेस। जिसको अच्छा लगे वो और वाला प्रोसेस में चले जाना। ठीक है, देखो मैं क्या करूँगा, पुटिंग log x इक्वल टू टी। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, x इक्वल टू ई टू दी पावर टी, क्योंकि log का प्रॉपर्टी है। मैं फिर से और एक बार लिख रहा हूँ, log a बेस b इक्वल टू, अगर a है तो a इक्वल टू होगा b टू दी पावर m। इसमें किसी को डाउट नहीं आना चाहिए। तो x इक्वल टू ई टू दी पावर t, तो dx क्या हो जाएगा, सेम होगा ई टू दी पावर t dt। अभी जो मेरा क्वेश्चन था वो क्या था, 1 बाई लॉग एक्स माइनस 1 बाई लॉग एक्स का होल स्क्वायर, यही तो था ना। बैठाओ, लॉग एक्स को मैंने क्या लिया, 1 बाई टी, लॉग एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 बाई टी स्क्वायर, डी एक्स क्या है, ई टू दी पावर टी डी टी। बहुत अच्छा चीज़ तुमने कर दिया, क्योंकि तुमने तो एग्जैक्ट फॉर्म को ही ला दिया, कोई तकलीफ ही नहीं है। अभी एग्जैक्टली तुम्हें फॉर्म दिख रहा है कि इसमें क्या है, ई टू दी पावर टी। मैं इसको घुमा के लिख रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों को देखने में अच्छा लगे, और माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। अभी देखो डायरेक्टली तुम्हें दिख रहा है कि इधर एफ ऑफ टी कौन है, 1 बाई टी, और एफ डैश टी कौन है, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। तो हो गया काम। तो आंसर क्या आएगा, ई टू दी पावर टी इंटू 1 बाई टी प्लस सी, और ई टू दी पावर टी बोले तो लॉग एक्स, एक्स, तो और टी बोले तो लॉग एक्स, तो एक्स बाई लॉग एक्स प्लस सी। देखो दोनों में सेम आंसर दिया दोनों ने, बट देखो दोनों में अंतर क्या है। जो पहला वाला प्रोसेस है, अगर कोई मतलब किसी के पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है, अगर वो करेगा तो वो ऐसे ट्राई करेगा, इसीलिए थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा ना। जो लोग एक्सपीरियंस नहीं होता है उसको थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, ये तो लाइफ का भी रूल है। और जो क्वेश्चन नंबर और में जो है, इसमें हम लोगों के पास एक्सपीरियंस है, हम लोग घर से इसको प्रैक्टिस करके गए हैं। तो इस टाइप का किसी भी चीज़ अगर हम लोग को दिखता है तो हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है हम लोगों के पास उसका यूज़ करेंगे, तो काम थोड़ा सा आसान बन गया।
रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। तो इसीलिए हम लोगों के पास दो टाइप का सोल्यूशन है, एक है जो लोग के पास एक्सपीरियंस नहीं है और जो लोग के पास एक्सपीरियंस है। तो अभी तुम डिसाइड करो कि तुम एग्ज़ाम से जाने से पहले एक्सपीरियंस लेके जाओगे या एक्सपीरियंस ना लेकर। तो बात ऐसा ही होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट जो है, मैंने आज का क्लास में इंटीग्रल का एक फॉर्म पढ़ा दिया, मतलब तुम्हारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। अभी मैं सेकंड फॉर्म पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये सेकंड मैं थोड़ा सा मेरा आज का क्लास के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किया आई थिंक 6, ठीक है। अभी मैं इस इंटीग्रल फॉर्म को पढ़ाऊँगा, इसके बाद मैं और 3 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, मतलब इस 7, 8 और 9, और मेरा आज का क्लास एंड हो जाएगा। क्योंकि मैंने तुम्हारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो 2 लेक्चर में मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। ऑलरेडी एक कर दिया हूँ और आज एक हो रहा है, मतलब प्रोसेसिंग में है अभी। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद एक बहुत ही अच्छा पोजीशन में आ जाएंगे कि हम लोगों के पास बहुत सारा नॉलेज आ जाएगा, मतलब ऑलरेडी आ गया। मैं आशा तो यही कर रहा हूँ कि तुम लोग मेरा वीडियो को देख के उसको कॉपी में लिख कर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो तुम लोगों को दिमाग में एक कंसेप्ट घुस रहा है, ठीक है। तो इसके बाद तुम लोगों के पास बहुत सारा चीज़ तुम लोग के दिमाग में फीड हो गया ऑलरेडी और हो रहा है। इसके बाद तुम बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और आगे में हम लोग आएंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट पर इंटीग्रेशन का, जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और तुम्हारा जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस काइंड ऑफ बेसिक तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। जेई में नॉर्मली क्या होता है ना, हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बट इसमें से एक चीज़ बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना कि अगर तुम्हारा बेस अच्छा नहीं है, फाउंडेशन तुम्हारा अच्छा नहीं है, तो तुम कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। मेरा बोलने का मतलब यही है कि जो 12th का जो बेस लेवल है, 11th का जो बेस लेवल है, उसमें अगर तुम बहुत ज़्यादा जोर लगाओगे तो तुम्हारा 60% to 70% काम जेई के लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये मेरा एकदम 100% गारंटेड वर्ड है, ठीक है। 60 to 70% मैंने फिर भी थोड़ा सा कम करके तुमको बोला, मतलब एग्जैक्टली अगर तुमने बहुत ही डीप लर्निंग की हो, मतलब क्लास 11, 12 का सिलेबस को बहुत ही थॉरोली, तो क्या होगा, तुमको 80% नॉलेज आ जाएगा किसी भी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने का। तो ये था मेरा स्टेटमेंट। अच्छा अभी देखो, मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, ये जो मैंने लिखा है बोर्ड में। इसमें क्या लिखा कि देखो इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म हम लोग क्यों याद करते हैं, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा मतलब चीज़ों को आसान कर देता है। क्योंकि अगर मैं इसको आइडेंटिफाई पहले से करके जा रहा हूँ, मतलब एग्जाम में जब इस टाइप का क्वेश्चन मैं देखूंगा तो मेरा दिमाग में एक घंटी बज जाएगा कि मेरे पास वो वाला इंटीग्रेशन का फॉर्म है और मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग के पास इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कोई भी स्टूडेंट इसको हिस्ट्री जैसा याद नहीं कर सकता है। तो इसीलिए क्या करना है, इसको थोड़ा सा समझना है और इसका जो एप्लीकेशन है उसको ज़्यादा जोर देना है, तभी तुम लोग इसको याद कर सकते हो, ठीक है। चलो आते हैं मेरा क्वेश्चंस पर। देखो अगर इस टाइप का फॉर्म दिखेगा कि इंटीग्रेशन e⁴ax cos bx प्लस सी और e⁴ax sin bx प्लस सी, इस टाइप का अगर कोई भी फॉर्म दिखेगा तो एक चीज़ दिमाग के याद रखना दिमाग में कि इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को पहले आई लेना है, टेक इट एज आई। तो एग्जाम में स्टार्ट ही होगा तुम्हारा इस इंटीग्रल आई से। बट बहुत सारे को दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैं आई से ऐसा क्यों ले रहा हूँ, अभी तक तो किसी भी क्वेश्चन में नहीं ले रहा था। पॉइंट यही है कि अब मतलब इस क्वेश्चन को जब तुम सॉल्व करने जाओगे तो एक पॉइंट के बाद क्या होगा, इंटीग्रेशन पूरा रिपीट करेगा। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना है, उसको आई लेना है कि उसकी जगह में हम बैठा सके। अगर जिसको मेरा बात सुन के समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, अगर किसी को नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि उसको आ जाएगा मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलो आते हैं। देखो मेरा जो आज का पहला सवाल है इस पर्टिकुलर फॉर्म में, वो है इंटीग्रेशन e⁻⁻x cos 2x dx। देखो इसमें पहले तुमको ये समझना है कि इसमें a का जो वैल्यू है वो है -1 और b है 2 और c है 0। इसका कोई ज़रूरत नहीं है, बट बहुत सारे बच्चे ये भी तो दिमाग में क्वेश्चन करेगा ना कि मुझे कैसे समझ में आ रहा है कि ये दोनों फॉर्म सेम है।
इसीलिए तुम लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि इसको मैं लिख सकता हूँ e⁻⁻1 इंटू एक्स कॉस बी एक्स, मतलब 2 इंटू एक्स प्लस सी तो कोई नहीं है, मतलब 0। ठीक है, तो आई थिंक तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है कि मैं इस फॉर्म को देख पा रहा हूँ कि नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है, चलो बस इसका इतना ही काम था, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, देखो तो मेरे हिसाब से क्या करना है, मैंने पहले इस इंटीग्रल को लेना है आई, तो क्या लिखूंगा मैं एग्जाम में, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e⁻⁻x cos 2x dx। ठीक है, तो मैंने इसको ले लिया। अभी देखो मेरे पास दो फंक्शन है, एक है तुम्हारा e⁻⁻x और एक है तुम्हारा cos 2x। एक फंक्शन को हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो आई लेट, देखो इसको हम लोग बाय पार्ट्स में करेंगे क्योंकि और कोई मतलब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है करने का। अगर है तो तुम लोग घर में एक बार ट्राई करना, कोई भी ऑप्शन तुम्हारे पास है तो। ठीक है, तो देखो आई लेट ए लेट टी ई, तो इसमें क्या है, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री दोनों मतलब पास में ही है, बट ट्रिग्नोमेट्री पहले है, तो मेरे हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री को लेना चाहिए यू। अगर तुमने गलती से ई को भी e⁻⁻x को भी यू ले लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है, तुम जिसको लेना है लो, आइदर e⁻x को या तो cos 2x को, दोनों में कोई दिक्कत नहीं करता है। तो देखो, तो मैं क्या करता हूँ अच्छा मैं उल्टा ही करता हूँ कि ई मतलब एक्सपोनेंशियल को मैं यू लेता हूँ। तो चलो, तो मैंने उसको बाहर कर दिया, तो e⁻⁻x और cos 2x dx। ठीक है, क्लियर, माइनस बड़ा करके इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ e⁻⁻x इंटू इंटीग्रेशन cos 2x dx, और इस पूरा चीज़ का होगा फिर से dx। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट e⁻⁻x इंटू cos 2x इंटीग्रेशन का आंसर क्या होगा, सभी को पता है, sin 2x/2। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट डी डी एक्स e⁻x क्या होगा, माइनस e⁻⁻x, पहले e⁻⁻x के लिए e⁻x और माइनस एक्स के लिए एक -1, तो पहले -1 आ जाएगा, और इंटू साइन 2x/2 dx। तो क्या आ गया, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ, तो हाफ e⁻x साइन 2x माइनस प्लस हाफ को मैं बाहर निकाल दिया, तो e⁻x साइन 2x dx। ठीक है, इतना मेरा हो गया। अभी देखो, इतना करने के बाद मुझे जो दिमाग में आ रहा है कि सेकेंड इंटीग्रल को मुझे तो फिर से बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा क्योंकि सेम फॉर्मेट में आ गया। हाँ, अगर लगाना है तो क्या कर मतलब करो, लगाना तो पड़ेगा। तो देखो, तो मैं नेक्स्ट लिखूंगा हाफ e⁻x साइन 2x प्लस, अभी जो मैं करने जा रहा हूँ इसमें एक बहुत ही मैं इम्पोर्टेंट बात तुम लोगों को बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि एक बात अगर तुमने नहीं सुना तो तुम्हारा इस क्वेश्चन में बहुत सारा डाउट आने का चांसेस होगा। कैसे, क्योंकि देखो मैंने जब क्वेश्चन को स्टार्ट किया तो मैंने किसको ही लिया, e⁻⁻x को, किसको भी लिया, cos 2x को। अगर तुमने मेरे साथ इस प्रोसेस को फॉलो किए हो तो तुमको भी मेरा बात सुनना पड़ेगा। तो क्या करना होगा, e⁻⁻x को ही फिर से यू लेना होगा, इसको इसमें उल्टा नहीं करना है। फिर से जो सीक्वेंस तुमने पहले मेंटेन किए हो उसको ही रखना है, नहीं तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी बच्चा इसको पहले यू के जगह में भी को लिया और भी के जगह में यू लिया, मतलब e⁻⁻x को भी लिया, तो सेकेंड इंटीग्रल में भी सेम सीक्वेंस को फॉलो करना, अदरवाइज एक बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट हाफ, अभी e⁻⁻x को मैं निकालता हूँ बाहर। ठीक है, उसको निकाल दिया मैंने, और इंटीग्रेशन होगा साइन 2x, कोई बात नहीं। नेक्स्ट माइनस एक बड़ा करके इंटीग्रेशन का साइन, और डी डी एक्स सब छोटा करके लिखना e⁻⁻x, और फिर होगा साइन 2x, बट मेरे पास उतना जगह नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, बट यू भी आ रहा है क्यों, इसको तो नहीं लेना है, चलो इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ इधर, तो मुझे थोड़ा सा जगह मिल जाएगा। अभी मिल गया, चलो, तो e⁻⁻x इंटू साइन 2x
dx और पूरा का होगा फिर से dx, कोई बात नहीं। और मैं इसको कर रहा हूँ थर्ड ब्रैकेट के अंदर में। देखो हैंड राइटिंग अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा बात को सुन लो और अपने आप से लिख दो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो हाफ e⁻⁻x साइन 2x प्लस हाफ ये क्या होगा e⁻⁻x इंटू साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 2x/2। बहुत इसमें मतलब ध्यान देना, क्योंकि इसमें गलती होने का चांसेस मैक्सिमम होता है। हम लोग डेरिवेटिव के साथ इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट माइनस e⁻ का डेरिवेटिव होगा माइनस e⁻x और इसका होगा cos 2x/2 और बाहर में है एक dx। अच्छा एक माइनस भी आएगा ना, मैं लिखना भूल गया। देखो मैं अभी गलती कर रहा हूँ तो मतलब ये बहुत ही ध्यान देना होगा सभी को, तुम लोगों को भी और मुझे भी, क्योंकि मैं अगर गलत कर दूंगा तो तुम लोग भी गलत इसमें कॉपी कर लेंगे, तो ये बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट हाफ e⁻⁻x साइन 2x, ठीक है। अभी देखो इस माइनस को मैं बाहर निकाल रहा हूँ तो क्या होगा, और इसको खोल रहा हूँ ब्रैकेट को, और जब थर्ड ब्रैकेट देना मैं भूल गया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखो नेक्स्ट तो -1/4 e⁻⁻x cos 2x। नेक्स्ट देखो ए वाला जो माइनस है और ए वाला माइनस दोनों मिलके हो जाएगा प्लस, बट एक माइनस फिर भी इधर है तो ए माइनस जब बाहर आएगा इसके साथ जब मिलेगा तो दोनों दोस्ती करके हो जाएगा माइनस, ठीक है, हो गया। अभी एक 2 इधर है और एक 2 इधर है तो अल्टीमेटली दोनों मिलके हो जाएगा 1/4, बट वो बाहर आ जाएगा और अंदर में क्या हो जाएगा e⁻x cos 2x dx, बहुत e⁻⁻x। मैंने क्यों बार बार इसको +1 लिख रहा हूँ पता नहीं। तो देखो इसको भी करना है -x, क्लियर। तो अभी देखो अभी एक बहुत ही अच्छा चीज़ हो गया, क्या, जो सेकेंड इंटीग्रल है ना ये फिर से आ गया घूम के, इसको आना ही था घर में, ये फिर से आ गया, बाहर तो गया था बट आ गया फिर से घर में। तो देखो e⁻⁻x cos 2x क्या था मेरे लिए i, और i बोले तो कुछ नहीं। देखो तो इधर था एक i और मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख रहा हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, इधर से 1/4 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर में हो जाएगा, और एक काम करता हूँ e⁻⁻x को भी ले लेता हूँ, उसको भी क्या दोष है उसको भी ले लो। तो e⁻⁻x/4 तो हो जाएगा 2 sin 2x माइनस cos 2x, और ये क्या है -i/4, इधर i के साथ आके जुड़ेगा तो क्या होगा i प्लस i/4 इक्वल्स टू e⁻⁻x/4। देखो साम थोड़ा सा लंबा है तो थोड़ा सा ध्यान भी देना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस्टेक होने का प्रोबेबिलिटी है। तो क्या करना होगा, इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सा धीरे धीरे स्लोली करना होगा। तो 4 प्लस, देखो इसको अगर एलसीएम करोगे तो क्या आएगा 4i प्लस i/4 मतलब 5i/4। इतना तो मैं स्टेप जंप कर ही सकता हूँ। तो e⁻⁻x/4 2 sin 2x क्लियर माइनस cos 2x, ठीक है। मैंने और सी नहीं दिया, एकदम लास्ट में दूंगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ से i = 4 चला गया, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको अभी मतलब उससे नहीं वो आ गया, क्योंकि उसको अभी मतलब करना है ना हम लोगों को, तो इसीलिए वो नहीं रुक रहा है अभी, इसीलिए वो स्क्रीन पे आ गया। देखो, और इसके साथ एक प्लस में ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि उसको भी पता है कि जो लास्ट क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया, तो अभी मेरा चांस मिल गया। तो देखो ये हो गया मेरा आंसर। तो ये बहुत ही एक अच्छा सवाल था, क्योंकि एक कंसेप्ट बेस्ड था, क्योंकि इस पर्टिकुलर कंसेप्ट अगर किसी को नहीं आता है तो एग्ज़ाम में वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जो बहुत देर से आ गया था। देखो ये क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन और एक क्वेश्चन है इसके बाद, ज़्यादा चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रख के बैठो। देखो इंटीग्रेशन cos log x dx,
देखो इसको तो देख के तुम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये भी कौन सा क्वेश्चन आ गया कि जिसमें ना मेरा पहला वाला फॉर्म है या ना मेरा सेकंड वाला फॉर्म है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो लॉग को उठा दो, लॉग को उठा दो, इसको ले लो, पुटिंग log x इक्वल्स टू टी। कभी कभी होता है ना, जब तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं है फिर भी तुमको बताया जाता है कि ये तुम्हारा ही गलती है। लॉग का कोई भी गलती नहीं था, बट उसको हम लोग ले लिया टी, फिर भी, क्योंकि हम लोग उसको ही निकालना चाहते हैं, उसका कोई भी दोस्त नहीं था। तो देखो, क्योंकि मैं cos log x को भी तो ले सकता था ना, बट मैंने नहीं लिया क्योंकि गलती तो मेरा ही है, कुछ इस टाइप का है। तो देखो, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। लॉग को लेने के बाद हम लोग को एक बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, जो फ़ायदा हम लोग को पहले भी मिला था। देखो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि log x अगर t है तो x क्या होगा, x बोले तो e टू दी पावर t, तो dx बोले तो e टू दी पावर t dt। बस, बहुत अच्छा हो गया। तो देखो इधर आ गया cos t और dx क्या बन जाएगा, e टू दी पावर t dt। ठीक है, अभी देखो फिर से वो फॉर्म आ गया जो फॉर्म मैं ढूंढ रहा था बट मुझे मिल नहीं रहा था। cos t dt, e टू दी पावर t cos t dt आया है फॉर्म। मैच कराओ इसके साथ। अभी पूछेगा कि c का है, अरे भाई c तो 0 है, a 1 है, b 1 है, c 0 है। मुझे a b c में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे फॉर्म दिख रहा है, बस इतना ही काफ़ी है। समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्या मैं लिखूंगा। जब भी मैं इस टाइप का इंटीग्रेशन देखता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, लेट, क्योंकि आएगा फिर से घूम के e टू दी पावर t cos t dt। मैंने एक क्वेश्चन बहुत धीरे धीरे किया, अभी मैं इस क्वेश्चन में तो उड़ाऊंगा। ठीक है, तो देखो पहले मुझे क्या लेना है, e टू दी पावर t को u और cos t को v। तो e टू दी पावर t आ गया बाहर और इंटीग्रेशन cos t dt माइनस e टू दी पावर t का होगा डेरिवेटिव, तो मैं लिख रहा हूँ और इसके साथ इंटीग्रेशन cos t dt और जो पूरा चीज़ है उसका फिर से dt। तुम लोग समझ लेना मैंने क्या लिखा हुआ हो। ठीक है, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो इसीलिए मुझे इसको फिर से लिखना चाहिए, क्योंकि मैं इसको एक ख़राब तरीके से नहीं लिख सकता। तो देखो, तो मैं फिर से इसको जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। तो e टू दी पावर t आ गया बाहर, इंटीग्रेशन cos t dt माइनस e टू दी पावर t का होगा डेरिवेटिव, तो ऐसे इंटू cos t dt और ये पूरा चीज़ का फिर से dt। तो क्या आएगा, e टू दी पावर t cos t का आएगा sin t, लिख दो sin t, मैंने लिख दिया। और इसका तो e टू दी पावर t sin t आएगा, बट मुझे क्या करना होगा, सेकेंड इंटीग्रल को फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बट एक चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि मैंने जिसको पहले यू लिया था उसको चेंज नहीं करना है, अभी भी उसको ही यू लेना है। ठीक है, बस इतना ही था मेरा कहानी। तो डी डी टी ऑफ ई टू दी पावर टी इंटू साइन टी डी टी और डी टी हो गया। तो क्या होगा, ई टू दी पावर टी साइन टी माइनस, इसको थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ कि ई टू दी पावर टी इंटू माइनस कॉस टी, क्लियर, माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव होगा ई टू दी पावर टी, इसका होगा माइनस कॉस टी। तो चलो तुम लोगों के लिए मैं इसको लिख देता हूँ और एक बार, और डी टी। अब इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ कि थर्ड ब्रैकेट को उठा के, तो मैं लिखूँगा तो हो जाएगा ई टू दी पावर टी कॉस टी माइनस माइनस प्लस, देखो एक माइनस और सेकंड माइनस प्लस, और फिर से इसके साथ फिर मल्टीप्लाइड होगा, तो पूरा फ्रेंडशिप में 3 फ्रेंड का माइनस ही आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ई टू दी पावर टी कॉस टी डी टी। अभी इस दोनों को ध्यान से देखो, पूरा जोर लगा के देखो, तो क्या दिखता है तुम लोगों को चश्मा लगा के, कि दोनों सेम है, आई है, और दोनों आई को तुम लोग कर दो एक साथ में, तो आई और ये लेफ्ट वाला आई अगर इधर आ गया तो मिलके हो गया उई। ठीक है, तो आई प्लस आई, यहाँ से ई टू दी पावर टी को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर में आ जाएगा साइन टी प्लस कॉस टी। बस काम हो गया, अभी ज़्यादा चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, मेन काम तो मैंने कर लिया। तो ई टू दी पावर टी बोले तो टी क्या है, टी मैंने क्या लिया था, आई थिंक टी लिया था लॉग एक्स, और एक्स हुआ था ई टू दी पावर टी, तो ई टू दी पावर टी बोले तो एक्स।
और साइन टी बोले तो साइन लॉग एक्स, और कॉस टी बोले तो कॉस लॉग एक्स। तो मैंने एक नया टाइप का क्वेश्चन तुम लोगों को दिखाया। मेरा इस पूरा सीरीज का एक ही ऑब्जेक्टिव है, मैं एक भी क्वेश्चन एक भी टाइप तुम लोगों को, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं क्लास में स्किप करना चाहता हूँ, मैं और हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप को मैं कवर करना चाहता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट अगर मेरा वीडियो को अच्छे से दिखेगा एकदम स्टार्टिंग से, तो उसको कोई भी तकलीफ नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर वो इस वीडियो को ट्रस्ट करके दिख रहा है तो ये भी मेरा मतलब जिम्मेदारी है कि उसको भी पूरा चीज़ मिले। तो इसीलिए मैं पर्टिकुलर इस चीज़ को ध्यान देकर मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए अगर किसी भी स्टूडेंट को बहुत डर लगता है इंटीग्रेशन में, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरा इंटीग्रेशन वाला पूरा सीरीज तुम देखो, उसके बाद अगर तुम कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे तो मुझे एक मैसेज करके लिखना इधर कमेंट करके कि मुझे इतना सारा मैं देखने के बाद भी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुमने ऐसा लिख दिया तो मैं समझ जाऊँगा कि मेरा वीडियो इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। बट मैं बोल सकता हूँ 100% गारंटी के साथ कि तुम ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, ये है आज का लास्ट सवाल। इसमें क्या पूछा गया है कि बहुत ही अच्छा सवाल है, मतलब हम तुमको तो देख के लग रहा है कि एक सेकंड में कर देंगे। अरे इंटीग्रेशन लॉग एक्स डी एक्स, ये तो हम लोग बहुत बार किया है, आपने इसको शायद गलती से दे दिया, फिर से रिपीटेशन हो गया एक क्वेश्चन का टाइम वेस्ट करने के लिए। अरे भाई ऐसा नहीं है, इसमें जो लॉग है ना उसमें बेस में 2 बैठा है, इसको देखो थोड़ा, इसको थोड़ा सा समझो कि इसमें 2 बैठा है। कोई और नंबर भी एग्जाम में बैठ सकता है आकर तुम लोगों को तंग करने के लिए, खाली ई को छोड़ के। अगर ई बैठ गया ना तो तुम लोग बहुत अपने आप को खुद समझ सकते हो कि आप अपने आप को बहुत लकी समझ सकते हो, ठीक है। क्योंकि लॉग एक्स अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब बेस में ई है। वो क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए थे, बट एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए थे। इसको कैसे सॉल्व करना है, जस्ट मैं 2 लाइन लिख देता हूँ तो तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या है, मैं इसको लिख सकता हूँ log x बाई log 2, बस यही मेरा काम था, बाकी काम तो तुम्हारा ही है। और जैसे तुम सोच रहे थे कि क्वेश्चन रिपीटेशन है, रिपीटेशन ही है खाली एक लाइन को छोड़ के, तो मैं क्या करूँगा इसके बाद 1 बाई log 2 को निकाल दूंगा बाहर, तो अंदर में आ जाएगा log x dx। जिसको समझ में नहीं आया कि मैंने इसको कैसे ऐसा लिख दिया, उसके लिए log a बेस b इक्वल टू log a बाई log b। इसका बेस में कुछ नहीं डाला मतलब e है, समझ लेना। अगर ये ऊपर जाएगा ना मतलब ऐसा होता है log a बेस e और log e बेस b, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो e मान लो कि चला गया तो आ गया log a बेस b। मैंने एक log का फॉर्मूला का प्रूफ भी कर दिया, ठीक है। तो देखो अभी इंटीग्रेशन log x क्या होगा, इसका आंसर होगा, पहले log x को तो हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो मान लेना होगा 1, जो मैं पहली क्लास में करके आया हूँ, ठीक है। फिर भी मैं एक बार कर देता हूँ क्योंकि आगे इसको करना नहीं पड़ेगा। तो देखो क्या होगा, x log x बाहर होगा तो 1 का इंटीग्रेशन होगा x log x, और माइनस अभी log x का डेरिवेटिव होगा 1 बाई एक्स और इसका इंटीग्रेशन होगा x और फिर से dx। ये होगा इसका आंसर। तो x चला जाएगा तो 1 बाई log 2 x log x माइनस x और लास्ट में c। देखो मैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में c के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं, उसको लास्ट लाइन में ही डालना है, ठीक है। क्योंकि तुम बोलोगे कि इधर तो इंटीग्रेशन हो गया था तो इधर भी तो एक c देना चाहिए, उतना ज़रूरी नहीं है, तुम उसको लास्ट में ही डालना, वो लास्ट में ही खुश है, उसको ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो आज का वीडियो में हम लोग पूरा इंटीग्रेशन का जो पार्ट था, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, उसका सेकंड मॉड्यूल था। मतलब मैंने फर्स्ट लेक्चर में मैं बोल सकता हूँ कि 60% पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया था, और आज मैं बहुत सारा अच्छा सवाल मैं सॉल्व किया क्लास में, तो मैंने बाकी जो रिमेनिंग पार्ट था वो भी मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व करूँगा, मेरा नेक्स्ट जो मॉड्यूल है वो है स्पेशल इंटीग्रल। स्पेशल इंटीग्रल को मैंने 3 टाइप में मतलब उसको डिवाइड किए थे, तो मैं पहली क्लास में टाइप 1 को कंप्लीट करूँगा और उसके बाद होगा टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 2 और टाइप 3 तुम बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू टाइप 1, बट टाइप 1 में आइदर मैं एक वीडियो में डालूंगा या तो 2 वीडियो में, क्योंकि टाइप 1 में बहुत सारा क्वेश्चन हमको लोगों को सॉल्व करना होगा और जो एग्जैक्टली एग्जाम में आएगा, क्योंकि उसमें उधर बहुत सारा फॉर्म है, ठीक है। तो आज का वीडियो तो इतना ही था। तो तुम लोगों को क्या करना है,
मेरा वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर देना है, शेयर करना है और कमेंट करो, ठीक है। और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो, नहीं तो तुमको दिखेगा कैसे वीडियोस, ठीक है। तो लाइक करो और कमेंट करो और मुझे बताओ कि मेरा वीडियो तुम लोगों को कैसा लग रहा है, मेरा इंटीग्रेशन सीरीज तुम लोगों को कोई हेल्प हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इतना तो कमेंट करके बता ही सकते हो। और वही कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड, कोई भी तुम्हारा क्वेश्चन है और कुछ भी पढ़ाई रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो भी उधर डाल दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं ज़रूर उसको देख के तुम लोगों को रिप्लाई करूँगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही।